टुडे वी डिस्कस फंडामेंटल राइट। जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। समानता का अधिकार क्या होता है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट पहले 7 थे, अभी हमारे पास 6 है। ठीक है, एक राइट टू प्रॉपर्टी था, वो हमने हटा दिया और रीजन किस वजह से हटाया वो मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो वो किस संविधान के संशोधन के तहत हटाया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। ठीक है, दूसरा हमारा आता है फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकार आता है राइट टू फ्रीडम, ये अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट नेक्स्ट आता है, तीसरे नंबर का हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आता है 23 और 24 अनुच्छेद के अंदर। ठीक है, 24 में जो चिल्ड्रंस का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम करने के लिए प्रॉफिट किया गया है 14 से या उससे कम उम्र के बच्चों के लिए, तो वो सारा हमारा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, शोषण के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर का अधिकार है। चौथे नंबर पे आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ धर्म का के रिलेटेड हमारा जो अधिकार है वो 25 से लेके हमारे 28 आर्टिकल में आते हैं। फिर हमारा संस्कृति और एजुकेशनल राइट भी आते हैं, कुछ स्पेशल हैं, बताएंगे आगे, डिस्कस करेंगे 29 से 30 में। और फिर संवैधानिक इसका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी हमारा 32 में आता है। इसको अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 32, हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, अब आते हैं हम आर्टिकल 19 के ऊपर, फ्रीडम ऑफ। इस आर्टिकल 19 में 7 पार्ट्स थे पहले। ठीक है, अभी 6 पार्ट है इसके। फ्रीडम ऑफ फर्स्ट पार्ट इसका आता है हमारा अनुच्छेद 19 का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या होता है कि अभी रिसेंटली और बहुत सारा हम देखते हैं कि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोल देता है। ठीक है, हमारे यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कुछ भी बोल दिया जाता है, गालियां तक दे दी जाती है। तो ये कहाँ से हमारा अधिकार निकल के आ रहा है, आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। ठीक है, कोई भी कुछ भी कहीं पे भी बोल सकता है। ठीक है, इंटरनेट पे आप आजकल बहुत सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, कोई भी, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही हमारा अधिकार है, इस वजह से ये बोला जाता है, तो आर्टिकल 19 में ही आता है ये। दूसरे नंबर का आता है हमारा असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स क्यों बोला है, देखो क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि आप अपने मतलब उसके फंडामेंटल राइट्स के चक्कर में दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, 2 या 2 4 मतलब जितने भी, लेकिन पीसफुली विदाउट आर्म्स, आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ लगता है तो यहाँ पे ये फंडामेंटल नहीं रहता फिर। ठीक है, इसमें जैसे कि अभी हमने दिल्ली में केस चल रहा है फार्मर प्रोटेस्ट को लेके। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, अभी ये भी सुना होगा आपने कि वहां पे क्या है, धारा 144 जो सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के लगा दी गई है। ठीक है, तो वो इसमें यही होता है कि वो मतलब आप आराम से वहां पे पीसफुली विदाउट आर्म्स असेंबल हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि आप कोई दंगा वगैरह या ऐसा, तो वहां पे ये राइट नहीं है, कोई भी ऐसा ना आप स्ट्राइक वगैरह कर सकते हैं, तो ये असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, तो आप देखते हैं तो ये आर्टिकल 19 में ही आता है। आर्टिकल नेक्स्ट पार्ट है इसी का ही, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। ठीक है, ये हम देखते हैं कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, जैसे कि अभी मतलब सुनते हैं हम कि यूनियंस बना दी, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स की एक यूनियन होती है, या फार्मर्स को लेके भी उनका कोई भी ऐसी यूनियन होती है, तो उसको वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, वो यूनियन किस बेस पे बना रहे हैं, क्योंकि अधिकार है आर्टिकल 19 में ये प्रोवाइड करवाया गया है कि वो कोई भी ऐसा यूनियन बना सकते हैं, ताकि वो अपनी बात कॉमन पर्पस से सब इकट्ठे होके वो अपनी बात रख सके। ठीक है, तो राइट टू एसोसिएशन और यूनियन ये आर्टिकल 19 में आता है। नेक्स्ट हमारा इसी का पार्ट आता है आर्टिकल 19 का,
राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया क्यों बोला है मैंने, ठीक है। एक होता है टेरिटरी, एक होता है यूनियन। यूनियन में ओनली स्टेट इंक्लूड होते हैं और यूनियन टेरिटरी हमारी इंक्लूड होती है, केंद्र शासित प्रदेश ओनली, ठीक है। लेकिन टेरिटरी थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आता है कि मतलब जो भी हमारे स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, प्लस में जो हमने एरिया डिटेन किया है या मतलब एक्वायर किया है अदर कंट्री से भी, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, फ्रीली घूम फिर सकते हैं ये कहीं पे भी, क्योंकि ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप फ्रीली कहीं पे भी, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है, ट्राइबल एरिया है तो वहाँ पे आपको पता है कि जो जनजाति होती है उनका खुद का एक कल्चर होता है, खुद की लैंग्वेज होती है, खुद का उनका ट्रेडिशन होता है, ठीक है, उनको वो फॉलो करके चलते हैं। और वो ज्यादातर क्या होता है, जो ट्राइब्स होती हैं वो नेचुरल तरीके से अपने आप को रखती हैं। तो अभी हमने कुछ दिन पहले के एक ऐसा केस भी सुना था कि कुछ फॉरेनर्स थे और जो अंडमान निकोबार एरिया में जो झारवाड़ ट्राइब्स रहती है उनकी फोटो वगैरह क्लिक करके उन्होंने वायरल कर दी थी। और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि जो इंडिया में देखो कैसे रहते हैं लोग, ठीक है, कपड़े तक भी अच्छे से नहीं पहनते। तो वो चीज, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उनका फंडामेंटल राइट है, वो कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं, क्योंकि वो कल्चर को अपने नेचुरल तरीके से, अपने ट्रेडिशन वगैरह, अपना कपड़े जो भी है सारा फॉलो करते हैं। तो उनका खुद का एक अलग है, वहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। वहाँ पे फ्रीली मूव का फिर अधिकार नहीं रहता, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है उनको, किसको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि आप कहीं पे भी रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या था, मूव फ्रीली, केवल आप घूम फिर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि आप रह भी सकते हो और वहाँ पे सेटल भी हो सकते हो। आप कोई भी अपने लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपना जीवन अच्छे से चलाने के लिए आप कोई भी ऐसा वहाँ काम करोगे तो वहाँ पे रहना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी यही बोला है। तो किसी भी पार्ट में, जैसे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में आप रिजाइड नहीं कर सकते थे, ठीक, वहाँ पे कोई लैंड वगैरह नहीं ले सकते थे, बाकी लगभग हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में ऐसा होता है। लेकिन वो किस आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 370 था पहले, स्पेशल स्टेट का दर्जा प्रोवाइड करवाया हुआ था जम्मू कश्मीर को, लेकिन अभी हटा दिया गया है 370 को। तो अभी ऐसा नहीं है, अब जम्मू कश्मीर में भी हम जा सकते हैं, वहाँ पे भी हम रिजाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो हमारा जम्मू कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, कहीं पे भी थ्रू आउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हम घूम फिर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वहाँ रिजाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वही है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इसमें भी आप सेटल और रिजाइड में भी, इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वही ट्राइब्स एरिया है कोई, जैसे कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। अब क्या है कि कोई भी व्यक्ति अपना अच्छे से अपनी जिंदगी जीने के लिए ऐसा तो कोई भी काम तो करेगा ही, तो काम कर सकता है, वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी ट्रेड कर सकता है, ठीक है, कहीं पे भी, तो वो उनकी उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 19 में आता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम में ही आता है आर्टिकल 19। ये सारे आर्टिकल अनुच्छेद 19 के तहत हम सभी, हमें अधिकार हैं, आप घूम फिर भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 20, अच्छे से समझना इसको। प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। क्या होता है, राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट, कोई क्रिमिनल है, जैसे कोई अक्यूज है, दोषी है, उसको हम क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं, और उसके बाद में अब उसको एक्सेसिव पनिशमेंट, प्रोटेक्शन किसके खिलाफ, एक्सेसिव पनिशमेंट। क्या होता है कि कई बार ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, उसको डबल पनिशमेंट दिया जा सकता है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि उसको 2 बार सेम क्राइम के लिए उसको 2 बार सजा दी जा रही हो, तो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उस चीज से। कौन सा हमारा आर्टिकल 20, क्योंकि कोई भी क्राइम है वो करता है, उसके लिए उस क्राइम के लिए जो भी उसकी सजा लिखी हुई है लॉ के अंदर उतनी ही सजा उसको मिल सकती है, उससे ज्यादा सजा उसको नहीं दे सकते, या जो सजा उसको उसने पहले उसके लिए उसको मिल चुकी है, जो क्राइम किया है वो दोबारा उसी क्राइम के लिए उसको सजा नहीं दी जा सकती। ये किससे उस चीज को वो प्रोटेक्ट करता है, उस व्यक्ति को। कौन सा आर्टिकल हमारा आर्टिकल 20 प्रोटेक्ट करता है आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट से, ठीक है उसको। और क्या होता है कि ये क्रिमिनल केस में, अब एक बार ये भी बात है इसमें समझने की कि जो क्रिमिनल केस होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई क्राइम किया है, उस क्राइम के लिए हमारे लॉ में इतनी सजा लिखी हुई है, ठीक है। अभी उसने क्या है कि वो क्राइम ऐसा कर रखा है और लॉ में सिर्फ हमारी मान लो उसको 5 साल की सजा मिल सकती है, वो 5 साल की ही सजा देनी होगी उसको क्राइम क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको ये नहीं है कि 7 साल। अब मान लो क्राइम तो उसने आज किया है, 2 दिन बाद है कोई लॉ बन रहा है, उस क्राइम के लिए वो सजा बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर उसको वो ये नहीं है कि आप 2 दिन बाद बढ़ा के उसको सजा दे रहे हो तो वो नहीं उस पे लागू होगा। जो उसके बाद जो क्राइम कोई व्यक्ति करता है तो जो लॉ बना है उसके बाद वो अप्लाई होगा, ठीक है। बट सिविल केसेस में ऐसा हो सकता है जैसे कि कोई टैक्स का डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है किसी व्यक्ति को लेके, ठीक है, या कोई प्रॉपर्टी, तो वो सिविल केस में ऐसा हो सकता है कि जो लॉ बाद में बना है तब भी उस पे वो जुर्माना उसके एक्स्ट्रा लगाया जा सकता है, वो सिविल केस में होता है, ठीक है, नॉट फॉर क्रिमिनल केसेस। तो ये हमारा आर्टिकल 20 हो गया। आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ। आजकल हम बहुत सुनते हैं, ठीक है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी का भी इशू चल रहा है, ठीक है, राइट टू इंटरनेट भी हमारा प्रोवाइड करवाना भी हमारा फंडामेंटल राइट बन गया आजकल तो, ठीक है। क्यों? क्योंकि विदाउट इंटरनेट तो आपको भी पता है कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, हर एक हम इंटरनेट पे डिपेंड होते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे काम के लिए। तो ये सारा क्या बन रहा है हमारा राइट टू, क्योंकि राइट टू लाइफ, जीवन जीने के लिए सारी चीजें हमें जरूरी है, तो ये सब क्या है हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 में। इसी में ही एक आर्टिकल और ये भी आता है राइट टू एजुकेशन, फ्रीली एजुकेशन, और एज किस तक, 6 से लेकर 14 एज तक ओनली, ठीक है। क्या है कि उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए स्टूडेंट को, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल, ये उनका फंडामेंटल राइट है, बना रखा है इसको। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट है, उन 6 से लेकर 14 साल तक ही उसको क्यों बनाया गया है? क्योंकि देखो उसके बाद फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना तो रिसोर्सेज पे डिपेंड है, इतने सारे रिसोर्स नहीं है कंट्री के हायर एजुकेशन तक सभी क्या है फ्रीली प्रोवाइड करवाया जाए, लेकिन इसीलिए 6 से 14 तक ही एज तक उसको अभी फ्री किया गया है, राइट टू एजुकेशन में बनाया गया। वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 ए में आता है क्या? राइट टू एजुकेशन, फ्रीली एजुकेशन ऑफ द एज 6 to 14, ठीक है। ये तो हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया है कि 6 से 14 तक उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, ये मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 ए के तहत। बट इट इज द आल्सो द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो उसके बच्चे को 6 से 14 साल तक उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, ये पेरेंट्स की ड्यूटी भी बना दी गई है। तो हमारी जो ड्यूटी आती है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, वो कौन सी में आती है? 51 ए आर्टिकल में आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। और इसी में क्या है कि ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाए ही करवाए, ठीक है। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। किसमें आता है ये? आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ में ही आता है 21 ए, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चे को फ्रीली एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाए, ये हमारा राइट टू लाइफ में आता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब देखो इसमें 20 और 21 में फर्क क्या है? ये तो क्या था, एक्सेसिव पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते वो, ये तो क्या होता है उसको अरेस्ट करने के बाद में सजा वगैरह जितना क्या होता है, ठीक है, उसको क्या सजा मिलनी है, दोबारा सजा नहीं दी जा सकती, ये उसको बाद की बातें हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ उसके राइट बनते हैं, ठीक है। अब ये जरूरी तो नहीं है कि वो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हम पुलिस अरेस्ट कर लेती है बट
वो उसके शक के आधार पे उसको डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसने क्राइम किया ही हो, ठीक है, ये भी हो जाता है। तो इसीलिए उसको उससे पहले भी कुछ राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो आर्टिकल 22 में आते हैं अरेस्ट एंड डिटेंशन के अगेंस्ट में। इसमें देखो क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब उसको अरेस्ट किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंटीमेट किया जाएगा कि उसको बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बताया जाएगा कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, या फिर उसके किसी रिलेटिव को भी इंटीमेट किया जाएगा, सूचित किया जाएगा कि भाई कोई भी हो सकता है रिलेटिव उसका, क्योंकि उसको अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, डिटेन किया जाएगा। तो ये उसका क्या है, उससे पहले राइट बनता है, ठीक है, इसलिए बताना पड़ता है। दूसरा ये भी होता है इसी में कि जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पेश करना पड़ता है। देखो ऐसा होता है कि पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है, पुलिस ओनली उसको अरेस्ट कर सकती है, पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि उसको कितना सजा देना है, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो कोर्ट डिसाइड करता है, इसीलिए उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ता है हमें, जो पुलिस होती है हमारी, ठीक है। तो ये उनका वो राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में ही आता है, किस आर्टिकल के तहत, 22। 24 घंटे के बाद अगर ऐसा आप पेश नहीं करें तो उसको छोड़ना पड़ता है, आप 24 घंटे से ज्यादा उसको पकड़ के नहीं रख सकते, लेकिन एक कंडीशन पे, एक कंडीशन और इंक्लूड होती है इसमें राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन में, कि वो जो ट्रैवल टाइम, मान लो हरियाणा में अरेस्ट करके लेके आ रहे हैं उसको, और वो अरेस्ट किया है हमने वहां से महाराष्ट्र से करके लाया है, तो जो ट्रैवल टाइम होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस 24 घंटे के अंदर, ठीक है, वो ट्रैवल टाइम होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है, इंक्लूड ओनली जो उसको वहां पे लाने के बाद में पुलिस स्टेशन, उसके बाद उसको 24 घंटे तक रख सकते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा, और फिर भी अगर मजिस्ट्रेट ये बोलता है कि दोबारा डिटेन करने के लिए बोलता है उसको, तो फिर उसको 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। ये हमारा आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, राइट टू फ्रीडम, जो इसमें सभी पार्ट आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, फिर भी कोई अगर इसमें प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे फिर जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है कंप्लीट। तो थैंक यू।